बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ नताशा अकेडमी। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी है, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर करेगा। ये टॉपिक आज का हमारा। सबसे पहले इस थ्योरी का हमारे पास इंट्रोडक्शन है। सर लिनस पॉलिंग इंट्रोड्यूस hybrid orbital theory as a part of valence bond theory for explanation of shapes of molecules। सर लिनस पॉलिंग ने हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका मोटिव क्या था, किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी वो, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर या दूसरे फिज़िक्स वगैरह के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से वो अरेंज होते हैं। ये इंट्रोडक्शन हमें किसने करवाया, सर लिनस पॉलिंग ने। तो थ्योरी हमारे पास है, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल का शेप है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पर। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से मुराद, जैसे कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कहाँ पे कर रहा होता है, वैलेंस शेल में, लास्ट ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे कि एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल हमारे पास आप समझ लें ऑर्बिट है। स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वो क्या कहलाएंगे, उसका ऑर्बिटल। इसी तरह एक ऑर्बिट होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ। अच्छा जी, तो हम थ्योरी पे थे। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अकरिंग इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। हाईलाइट करते हुए चले जाते हैं थ्योरी का मोटिव। एक तो वो कह रहे हैं कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है, और दूसरा वो कह रहे हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पर, और दूसरा वो कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम के लास्ट ऑर्बिट के जो हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उस पर डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप। इज़ दैट क्लियर से? अच्छा जी, अब हम सबसे पहले एक चार्ट डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आगे के क्वेश्चंस या मॉलिक्यूल की शेप को सॉल्व करेंगे। तो ये चार्ट आपको याद करना ज़रूरी है, इससे एक आइडिया हो जाता है कि क्या शेप आएगी अब हमारे पास। सबसे पहले तो एक चार्ट इस तरीके से दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड बॉन्ड एंगल। अच्छा जी, अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप हमारे पास क्या आनी चाहिए, तो शेप हमारे पास आनी चाहिए लीनियर। ठीक है, लीनियर होगी तो एंगल हमारे पास कौन सा होगा, 180 डिग्री का, यानी बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री का होगा। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, लाइक BeCl2 एंड MgCl2। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हमारे पास होगी तो हमारे पास शेप क्या आएगी, ट्राइगोनल। ये रहा ट्राइगोनल, सेंट्रल एटम, और ये बाकी क्या है, साइड एटम। तो जब ट्राइगोनल हमारे पास शेप आएगी तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, 120 डिग्री। ये क्या है, सारे 120 डिग्री के एंगल पर एडजस्ट हुए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि साइड एटम्स जो होंगे वो 120 डिग्री के एंगल पर अपने आप को अरेंज कर लेंगे in sp2 hybridization, which is according to hybrid orbital theory introduced by Sir Linus Pauling। बॉन्ड एंगल इसका 120 है। एग्जाम्पल्स हमारे पास है BF3 एंड AlCl3। ओके, नेक्स्ट है जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास शेप कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, टेट्रागोनल भी कहते हैं। तो शेप जब हमारे पास टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल आएगी तो हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, 109
डिग्री का, 109.5 डिग्री का। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे पास CH4, SiH4। ओके, नंबर 4 पे है हमारे पास DsP2। जब हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास शेप कौन सी आएगी? स्क्वायर प्लेनर, यानी सेंट्रल एटम बीच में ही रहेगा बिकॉज वो सेंट्रल एटम है, और इसके जो साइड एटम्स होंगे वो अपने आप को 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज कर लेंगे और एक शेप बना लेंगे विच इज़ स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पर एग्जाम्पल बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे D2sp3, या फिर इसे कह लें sp3d2 ऑल्टरनेट मैनर। अच्छा जी, यहाँ पे जब हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप आएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप है। ऑक्टाहेड्रल जब शेप आएगी हमारे पास तो हमारे पास दो बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं। वो क्या हैं? एक तो 90 डिग्री और दूसरा 180 डिग्री, और इसकी एग्जाम्पल है SF6। अच्छा जी, ये तो हमारे पास था चार्ट। अब जब ये चार्ट हमें याद हो जाएगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि मॉलिक्यूल्स की शेप को किस तरीके से अरेंज करना है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो हम इजीली अपने मॉलिक्यूल की शेप को ड्रॉ भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट थ्योरी की आप एप्लीकेशन कह लें, या मॉलिक्यूल के शेप को डिस्कस करना। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि BeCl2 के मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करें हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के ज़रिए। तो आपने इस तरीके से उसे बताना है कि किस तरीके से हम इसके शेप को बताएंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हमने BeCl2। इसका सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम जिससे साइड एटम अटैच होंगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे हमारे पास Be है और साइड एटम हमारे पास Cl2 है। एक एग्जाम्पल इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि B जो हमारे पास कम मिकदार में होगा, यानी कम क्वांटिटी में होगा, वो सेंट्रल एटम कहलाएगा, और साइड एटम हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, यानी एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे क्या करना होगा? उसे साइड एटम अटैच ही इसीलिए ताकि सेंट्रल एटम की वैलेंसी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, सेंट्रल एटम हमारे पास Be है। एटॉमिक नंबर Be का हमारे पास 4 होता है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2 2 हम s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और 2s2। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें। लास्ट वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल में इसके किस तरीके से अरेंज हुए होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो 2s2 लास्ट ये है आखिरी का। ठीक है, जब 2 ऑर्बिटल हमारे पास स्टार्ट हुआ, 2 ऑर्बिट, तो क्या होगा उसके अंदर? एक ऑर्बिट के अंदर हमारे पास, मैंने आपसे कहा था, 4 ऑर्बिटल होते हैं। S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। जैसे हमारे पास पहला ऑर्बिट होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो सिर्फ उसके अंदर S ऑर्बिटल होते हैं। सेकंड जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4। तो इसके अंदर sp दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट बढ़ते चले जाते हैं तो ऑर्बिटल्स भी बढ़ते चले जाते हैं। जब हमारे पास 2 है, 2s है, तो यहाँ पे 2p भी होगा। तो लास्ट वैलेंस शेल का हमने 2s लिया और 2p भी एग्जिस्ट करता है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब 2s ऑर्बिटल का हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई। s की वैसे इसके नीचे बनानी चाहिए थी बट यहाँ बना दी है मैंने, तो यहाँ पे बनाई। और 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? px, py एंड pz। तो ये हमने 3 इसके ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल्स के कंपार्टमेंट बनाए। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s के अंदर 2 हैं,
ये क्या होगा, एक एक्साइट होकर पी के अंदर आ जाएगा, पी ऑर्बिटल के अंदर, पी एक्स के अंदर। यहाँ मैं लिख देती हूँ पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, इसको हमने यहाँ एक्साइट करवा दिया। एक्साइट करवाने के बाद यहाँ हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, एक एस इन्वॉल्व है और एक पी इन्वॉल्व है। ये एक्साइटेड स्टेट है, एस पी। दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन ये कौन सी है, एस पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई हमारे पास, एस पी। जब एस पी होगी तो हमने चार्ट पीछे याद किया था, ये इसलिए चार्ट याद करना है कि आपको जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए तो शेप निकालने के लिए ये बॉन्ड एंगल आपको पता हो। ठीक है, शेप हमारे पास लीनियर, जब एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। जब 180 डिग्री का होता है तो हमने इस तरीके से इसकी शेप बना लेनी है। तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, ये थी एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं हम। दूसरी एग्जाम्पल हमने यहाँ ली है MgCl2। यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास Mg है, यहाँ लिख दिया हमने सेंट्रल एटम Mg। एटॉमिक नंबर इसका होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने इसकी 12 है ना, तो इसे 12 को अरेंज किस तरीके से करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये 12 हो गए, 2 2 4 4 and 6 10 + 2 12। ठीक है, ये 12 हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए। अब इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में हमारे पास ये लास्ट आखिरी है, तो हमने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 3s2 लिया। जब हमें पता है 3s है तो 3p भी होगा, तो यहाँ हमने 3p लिख दिया। अब हमने यहाँ ब्लॉक डायग्राम बनाई, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अरेंज करवा दिए। p के तीनों ऑर्बिटल हमारे पास खाली है, px py pz which is ground state। when they are in excited state तो s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा p में, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे अगेन sp आई, शेप लीनियर आया, बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री का है। अच्छा जी, ये एक और आसान तरीका है कि आप जितना लेंदी क्वेश्चन है आप वर्डिंग लिखने के बजाय इस तरीके से उसे डिस्कस करके बता दें, तो ये आपको याद भी रहेगा, समझ भी आएगा। और जहाँ आप समझाना चाह रहे हैं या पेपर में आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं ब्रीफली या लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो इम्पैक्ट भी कॉपी का अच्छा पड़ेगा और समझ में भी, मतलब चेक करने वाले को भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को समझ में आया है जब भी उसने इस तरीके से किया है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल समझा देती हूँ ट्रायंगोनल की, उसके बाद आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास BF3। BF3 के अंदर सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, B विच इज़ बोरोन। इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p1। अच्छा, ये तो सबको ही पता होगा ना कि s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। s के अंदर 2 आ सकते हैं, p के अंदर हमारे पास 6 आ सकते हैं, d के अंदर हमारे पास 10 एंड f के अंदर 40। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f के अंदर कितने आ सकते हैं, 40। ठीक है, s के जो ऑर्बिटल है वो s ही एक ही है। जैसे p के अंदर कितने होंगे, px py एंड pz। p यानी p के अंदर भी स्प्लिटिंग हुई भी है। d के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy yz zx x² y² z²। ठीक है, और f के अंदर 14 होते हैं और f का अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें d तक ही काम करना है। अच्छा, BF3 के एग्जाम्पल पर थे, तो सेंट्रल एटम हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर B है एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है,
अच्छा, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें। अब यहाँ पे कैसे, इसको नहीं लेंगे सिर्फ, यहाँ पे हम s को भी लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लास्ट ऑर्बिट क्या है, सेकेंड ऑर्बिट इसका लास्ट आ रहा है, तो लास्ट के अंदर 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, s और p। अब 2s और 2p हमने यहाँ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में लिया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर दिए। अब ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, s के अंदर 2 और 2p, p के 3 ऑर्बिटल, px py pz, px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है हमारे पास। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जो s ब्लॉक का एक इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके ये px था, py एंड pz, तो ये py में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिट इन्वॉल्व हो गए, एक s और 2p, तो sp2। ठीक है, sp2, एक मिनट, यहाँ पे एक s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है हमारे पास, sp2। और शेप हमें पता है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। इसकी शेप बना के दिखा देते हैं। ये रहे, ठीक है, ये रहा B, इसके साइड एटम्स, और 120 डिग्री का हमारे पास एंगल बन रहा है। ये तो थी हमने आज आपको समझाई 3 एग्जाम्पल्स। आई थिंक एक और समझा देते हैं, लास्ट एग्जाम्पल CH4। सारे बॉन्ड एंगल्स सॉल्व करवा देते हैं ना। CH4 हमारे पास है। नेक्स्ट, CH4 के अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम C का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लास्ट जो पार्ट होगा हमारे पास 2s2 एंड 2p2। ठीक है, इसकी ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ की। 2s के 2 ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 2p में 2 डाल दिए। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर कहाँ पर आ जाएगा, pz में, तो यहाँ पर ये जंप करके यहाँ आ गया। तो अब हमारे पास एक s इन्वॉल्व है, p3 इन्वॉल्व है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या आई, sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो शेप क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल क्या आएगा 109 डिग्री 0.5। ओके, और इसकी शेप इस तरीके से बनी। तो अब यहाँ 109 डिग्री भी लिख सकते हैं। सही कर लेते हैं, आज एक काम करते हैं, पूरा टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं। PCl5, PCl5 के अंदर सेंट्रल एटम हमारे पास P है। ये एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे कैमरा। PCl5 जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उसके अंदर सेंट्रल एटम हमारे पास P है, एटॉमिक नंबर P का 15 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसकी की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी करेंगे। लास्ट में क्या रही है, 3s और 3p, 3s 3p लिखा। जब 3s और 3p इन्वॉल्व है तो यहाँ पे 3d भी होगा। हमने यहाँ 3s लिया, s ऑर्बिटल की ब्लॉक डायग्राम बनाई, p की बनाई और d की बनाई। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट कर दिए और p के अंदर तीनों ऑर्बिटल के अंदर इस एक इलेक्ट्रॉन आ गया। d हमारे पास पूरा खाली है। d के अंदर कितने कंपार्टमेंट है, 5, dx dy dz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पेयर में s है, ये एक जंप करके ये सब तो फिल है, तो d खाली है, तो d के अंदर ये एक्साइट करेगा। ठीक है, जब d के अंदर एक्साइट करेगा तो
एक S, 3 P, एक D इन्वॉल्व है, तो sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। ठीक है, जब dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास शेप क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर। पीछे हमने की थी स्क्वायर प्लेनर। शेप हमारे पास देखें स्क्वायर प्लेनर आएगी, स्क्वायर प्लेनर पिरामिड, और बॉन्ड एंगल 90 या 180 डिग्री का आएगा। 90 और 180 डिग्री दोनों आ रहा है। ये एक पिरामिड है इसलिए सिंगल पिरामिड, जब नीचे भी आएगा तो बाय पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिड। ये नेक्स्ट एग्जांपल बाय पिरामिड वाली ही है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है SF6। SF6 के अंदर SF6 के अंदर सेंट्रल एटम हमारे पास S है, एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। जब लास्ट बैलेंस शेल इसकी क्या होगी, 3s और 3p। जब 3s 3p है तो 3d भी इन्वॉल्व होगा। 3d हम अब बहुत सारे लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन होगा, जब हमारे पास 3s 3p है तो 3d को लेने की क्या ज़रूरत है। 3d को लेने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम से देखें हमें क्या पता चल रहा है, ये भी फुल है, यानी इसके अंदर भी पेयर अप हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी। तो जब भी हमने एक्साइटेड स्टेट लेनी है तो ये वाली जो पेयर है वो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, पेयर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जब भी हम इसकी शेप मालूम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से ये यहाँ जंप कर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। एक S इन्वॉल्व है, 3 P इन्वॉल्व है और 2 D इन्वॉल्व है। तो sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिड, बॉन्ड एंगल 180 और 90 का ही होगा, और बाय पिरामिड की शेप कैसी होगी, ऐसी, ऊपर भी पिरामिड होगा और नीचे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है अमोनिया की NH3 की। अच्छा, NH3 की जो एग्जाम्पल आ रही है ना, इसे गौर से देखिएगा। NH3 के अंदर हमने क्या लिया, सेंट्रल एटम ले लिया। एटॉमिक नंबर कितना आएगा इसका, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की हमने, 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर आएगी, 2s और 2p में, 2s एंड 2p। अब 2s और 2p तो हमने खोल लिया, मगर सेकेंड जब हमारे पास ऑर्बिट होता है तो उसके अंदर d इन्वॉल्व नहीं होता, यानी 2d नहीं हो सकता। d हमारे पास 3 ऑर्बिट में आएगा, जब 3d हम कह सकें। ठीक है, तो यहाँ पे तो d खुल ही नहीं सकता। एक ये था। दूसरा ये क्या है, हमारे पास पेयर की फॉर्म में जब तक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं होगा हम शेप डिस्कस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास थ्योरी हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी है, यहाँ पर आके फेल होती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्कस नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है, यानी लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है, जिस वजह से एक और थ्योरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसने हमें इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर की भी शेप को बताया है उधर। ठीक है, होप आपको ये सब लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।